दो जुड़वा मिनी सैटेलाइट्स जिनका साइज जूते के डिब्बे के आसपास है, आने वाले कुछ महीनों में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पार करना शुरू कर देंगे। पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कई लेयर्स में फैला हुआ है, जिसकी सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, जो लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। एटमॉस्फेयर का 90% पार्ट 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम अपर लिमिट होती है वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। तो ये जो जुड़वा मिनी सैटेलाइट्स हैं उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि ये हमारी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाएंगे कि पृथ्वी के पोलर रीजन्स या फिर ध्रुवीय क्षेत्र बोल सकते हो या फिर बर्फीले क्षेत्र बोल सकते हो, स्पेस में कितनी हीट रेडिएट करते हैं और इसका क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। हीट रेडिएट करने का मतलब यह है कि पृथ्वी के पोलर रीजन्स यानी कि जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं उनसे हीट या फिर गर्मी का उत्सर्जन स्पेस में होता है। ये जो प्रोसेस है वो प्लैनेट के टेम्परेचर को नियंत्रित करने में इम्पॉर्टेंट है। पोलर रीजन्स में जहाँ बर्फ़ और ठंड की एक्सट्रीम कंडीशन रहती है वहाँ से हीट का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। ये जो हीट रेडिएशन के रूप में होती है, जो कि एक प्रकार की एनर्जी है जो स्पेस में ट्रैवल कर सकती है। अब यहाँ जुड़वा मिनी सैटेलाइट्स पृथ्वी के पोलर रीजन से हीट रेडिएट करने की प्रोसेस को मापेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सैटेलाइट्स उस हीट की मात्रा को मापेंगे जो पृथ्वी के पोलर रीजन से स्पेस में उत्सर्जित हो रही है। इस डेटा का यूज़ साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज के मॉडल को सुधारने और भविष्य के टेम्परेचर और वेदर पैटर्न के प्रिडिक्शन को ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए कर सकते हैं। ये जो जानकारी है ये भी बता सकती है कि पृथ्वी के पोलर रीजन्स पे होने वाले चेंजेस का ग्लोबल क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है। नासा के छोटे ट्विन सैटेलाइट्स में पोलर मिशन में पहला हिस्सा है प्रीफायर, यानी कि पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। 22 मई को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाने वाला है ये। इस मिशन के लिए दो छोटे क्यूब सैट्स को दो अलग अलग उड़ानों में न्यूजीलैंड के माहिया से लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 से रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट्स में भेजा जाएगा। हर एक उड़ान में एक सैटेलाइट होगा। इन क्यूबसैट्स का साइज एक जूते के डिब्बे के समान होगा और इनका जो उद्देश्य होगा वो पृथ्वी के पोलर रीजन से होने वाली हीट के पूरे स्पेक्ट्रम का पहली बार खुलासा करना है, जिससे कि क्लाइमेट मॉडल और ज़्यादा सटीक बन सके। इसमें मंगल ग्रह पर प्रूफ की गई टेक्निक लगी है और ये पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली थर्मल एनर्जी के ऐसे पार्ट को जिसकी कम स्टडी की गई है उसको मापेगा। ये जो मिशन है आर्कटिक रीजन में हो रहे बर्फ़ के पिघलने और वार्मिंग के बारे में इम्पोर्टेंट सिग्नल प्रोवाइड करेगा, जो हमारे प्लैनेट के थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। किसी भी प्लैनेट का थर्मोस्टेट रियल में एक नेचुरल सिस्टम है जो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है। जैसे कि आपके घर में थर्मोस्टेट तापमान को बैलेंस रखता है, वैसे ही हमारे प्लैनेट के थर्मोस्टेट में बर्फीले क्षेत्र यानी कि पोलर रीजन्स और प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, जो सन से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं। अब इस पोलर मिशन में दो सैटेलाइट्स जिनमें थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर होंगे, ये पृथ्वी के एक निश्चित स्थान पर अलग अलग टाइम पर गुजरेंगे। पोलर रीजन्स के पास हर कुछ घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज के लिए वे एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे। हर एक डिवाइस जिसका वजन 6 पाउंड यानी कि लगभग 3 किलोग्राम से कम होगा, वो एक डिवाइस का यूज़ करके मेज़र करेगा जिसे थर्मोकपल कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा घरेलू थर्मोस्टेट्स में पाए जाने वाले सेंसर्स के सिमिलर होता है। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए इस मिशन को इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है। प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी ट्रॉपिकल एरियाज़ में सन से बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, यानी कि ये जो इलाके हैं सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिडिटी से भरा हुआ होता है। ये हीट एनर्जी हवा और पानी के घुमाव से मौसम और महासागरीय धाराओं के माध्यम से पोलर्स की ओर ले जाई जाती है। यहाँ से ये जो एनर्जी है स्पेस में ऊपर की ओर रेडिएट होती है,
नासा के अनुसार अंतरिक्ष में दूर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में बहने वाली एनर्जी का लगभग 60% कभी भी सिस्टमेटिकली मापा नहीं गया है। इसलिए प्री फायर मिशन से मिला डेटा इस नॉलेज की कमी को एड्रेस करने और क्लाइमेट चेंज और सी लेवल में वृद्धि के प्रिडिक्शन में इम्प्रूवमेंट के लिए डेटा प्रोवाइड करने का लक्ष्य रखता है। अब ऐसी 5 चीजें हैं जिनको इस मिशन से हासिल करने की उम्मीद है। इस मिशन के माध्यम से साइंटिस्ट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और बर्फ के प्रभाव से अंटार्कटिका और आर्कटिक से स्पेस में रेडिएट होने वाली हीट की मात्रा पर नई जानकारी मिलेगी। ये समझने में मदद करेगा कि आर्कटिक 1970 के दशक से बाकी प्लैनेट के तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा तेजी से क्यों गर्म हो रहा है। साइंटिस्ट को ये बेहतर समझ में आएगा कि बर्फ और समुद्री बर्फ जैसे पदार्थों द्वारा दूर इंफ्रारेड हीट कितनी एफिशिएंसी से उत्सर्जित की जाती है और बादल किस प्रकार से दूर इंफ्रारेड रेडिएशन के स्पेस में माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। ये रिसर्च को फ्यूचर में पृथ्वी और स्पेस के बीच हीट एक्सचेंज में होने वाले चेंज का बेहतर अनुमान लगाने में मदद करेगा और ये कैसे बर्फ की चादर पिघलने, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर और ग्लोबल वेदर जैसी घटनाओं को अफेक्ट करेगा। ये फुल साइज्ड सैटेलाइट की तुलना में कम लागत वाले प्लेटफॉर्म का यूज़ करके क्लाइमेट चेंज पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करेगा। अब हम बात करेंगे कि पोलर रीजन्स की स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट है। नासा के अनुसार अर्थ और सन से मिलने वाली हीट एनर्जी की मात्रा को अर्थ सिस्टम से स्पेस में रेडिएट होने वाली एनर्जी की मात्रा से बैलेंस किया जाना चाहिए। आने वाली और जाने वाली एनर्जी के बीच का अंतर अर्थ के टेम्परेचर को निर्धारित करता है और हमारे क्लाइमेट को शेप देता है। यहाँ पर पोलर रीजन्स यानी कि बर्फीले क्षेत्र एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्री फायर मिशन के चीफ इन्वेस्टिगेटर ट्रिस्टन एल इनक्यूयर ने एजेंसी द्वारा कोट किया गया था कि अगर आप पोलर रीजन्स में चेंज करते हैं तो आप दुनिया भर के मौसम में भी फंडामेंटल चेंज करते हैं। बहुत ज़्यादा तूफान, बहुत ज़्यादा बाढ़, ये सभी चीज़ें आर्कटिक और अंटार्कटिका में हो रही घटनाओं से अफेक्ट होती है। तो ये था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या आपको इस वीडियो में अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।